प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय में अध्याय 15 हमारा पर्यावरण के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि नई वीडियो जो भी चैनल पर डाली जाए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। शाकाहारी कौन से पोषी स्तर पर आते हैं? तो प्यारे बच्चों, शाकाहारी जो होते हैं वो कौन से पोषी स्तर पर आते हैं आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, प्रथम पोषी स्तर पर तो पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं जो भोजन बनाते हैं खुद। तो शाकाहारी आते हैं द्वितीय पोषी स्तर पर। कौन से पर? द्वितीय पर। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम। घास, बकरी तथा मानव। बकरी, गाय तथा हाथी। घास, मछली तथा बकरी। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं दूसरा जो है घास, दूसरा जो ऑप्शन है इसका घास, बकरी तथा मानव, यही खाद्य श्रृंखला बन सकती है। घास को बकरी खा सकती है और बकरी को मानव खा सकता है, या बकरी से जो दूध प्राप्त होता है उसको मानव पीता है। तो यहाँ एक ही खाद्य श्रृंखला है जो एक दूसरे पर आश्रित हैं। घास गेहूं था आम से नहीं बन सकती, बकरी गाय था हाथी से नहीं बन सकती, घास मछली था बकरी से नहीं बनती। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो वन, तालाब, झील, खेत। तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक पारितंत्र कौन सा नहीं है? तो प्यारे बच्चों, खेत जो है वो प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। वन, तालाब और झील प्राकृतिक पारितंत्र है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में CF क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, अग्निशमन में। तो प्यारे बच्चों, दोनों में ही किया जाता है, दोनों के अंदर ही किया जाता है। एक मिनट, यहाँ दोनों नहीं आएगा, रेफ्रिजरेटर आएगा। किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में CFCS का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। अग्निशमन में नहीं किया जाता, अग्निशमन में नहीं किया जाता। तो आप इसको सही कर लेंगे। किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेटर के अंदर सिर्फ। आगे है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर पर आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कौन से पोषी स्तर पर आते हैं? तो प्यारे बच्चों, द्वितीयक उपभोक्ता कौन हो गए? जैसे घास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, घास, और घास को बकरी ने खाया और बकरी को शेर ने खाया। तो यहाँ पर द्वितीयक ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं और ये द्वितीयक उपभोक्ता हैं। तो द्वितीयक प्रथम पोषी स्तर, ये दूसरा पोषी स्तर, ये तीसरा पोषी स्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है? निम्न में से कौन सा केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है? प्लास्टिक, चमड़ा, लकड़ी। लकड़ी, घास, केले के छिलके। घास, प्लास्टिक, केले के छिलके। चमड़ा, कांच, केले के छिलके। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं पहले में प्लास्टिक आ गया, दूसरे तीसरे में प्लास्टिक आ गया और चौथे में कांच, चमड़ा ये आ गए। तो B ऑप्शन जो है इसमें सारे देखो, लकड़ी, घास, केले के छिलके, ये जैव निम्नीकरणीय हैं। इसके बाद में आप चलेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है? तो एल्युमिनियम, प्लास्टिक, पत्तियां आ गई, तो ये तो नहीं होगा। इसमें लकड़ी आ गई, घास आ गया, नहीं होगा। C ऑप्शन में देखो, एल्युमिनियम, प्लास्टिक और कांच तीनों ही अजैव निम्नीकरणीय हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक जीवों को क्या कहते हैं? देखो, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक जीवों को क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं पौधे, तो पौधों को क्या कहेंगे? उत्पादक कहेंगे। ऑप्शन B इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 9 में देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे स्तर पर आता है?
निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे स्तर पर आता है? तो यहाँ प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, तीसरे पोषी स्तर पर कौन सा आएगा? द्वितीय उपभोक्ता आएगा। तो मैंने लिख के भी बताया था आपको, घास को बकरी और बकरी को मानव ही कर देते हैं। चलो, तो देखो, ये द्वितीय उपभोक्ता, ये तृतीय उपभोक्ता मानव है, तो ये कौन से स्तर में आएगा? तीसरे पोषी स्तर में आएगा। और द्वितीय उपभोक्ता कौन से में आएगा? देखो यहाँ पर ये तो प्रथम उपभोक्ता हो गया और ये द्वितीय उपभोक्ता है, तो पोषी स्तर इसका तीसरा है और उपभोक्ता द्वितीय, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे है, प्राथमिक उपभोक्ता खाए गए भोजन की मात्रा का कितना प्रतिशत ही जैव मात्रा में बदलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत जैव मात्रा में बदलते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये याद रखेंगे, 10% ही बदल पाते हैं। कितना? 10%। मांसाहारी जो शाकाहारी को खाता है वह क्या कहलाता है? मांसाहारी शाकाहारी को खाता है वो क्या कहलाएगा? वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा। जैसे घास को हिरन खाता है तो हिरन प्राथमिक उपभोक्ता है और शेर द्वितीय उपभोक्ता है। तो यहाँ पर सी इसका सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वभक्षी जीव है? चीता, शेर, कौआ, चील। चीता, शेर, कौआ और चील, इसमें से सर्वभक्षी बताना है आपको। तो यहाँ पर कौआ जो है वो सर्वभक्षी है, सर्वाहारी है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं, बायोम कहते हैं, समुदाय कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों खाद्य जाल। आगे, किसी हरे पौधे द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? किसी हरे पौधे द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो प्यारे बच्चों, सिर्फ 1% होता है। कितना होता है? 1%। तो इसके बाद में 15, निम्न में से कौन सा पारितंत्र का जैव घटक है? निम्न में से कौन सा पारितंत्र का जैव घटक है? ताप है, वर्षा है, खनिज है, सूक्ष्म जीव है। तो यहाँ आप देख सकते हो जैव घटक जीवित कौन सा है? सिर्फ सूक्ष्म जीव हैं, सजीव हैं। तो सजीव होंगे, जैव का मतलब जीवित, तो सूक्ष्म जीव यहाँ पर जैव घटक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 16, जीवाश्म ईंधन के दहन में कौन सी गैस पैदा नहीं होती? तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है, तो ऑक्सीजन पैदा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन कौन से हैं? जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं? तो प्यारे बच्चों, कौन से होते हैं? वन होते हैं। होटल, कोयले की खान, पेट्रोलियम के कुएं नहीं होते। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं 18, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, O3 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ओजोन में 3 परमाणु जुड़ करके ओजोन का एक अणु बनाते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? झील, वन, तालाब और खेत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खेत जो है वो एक कृत्रिम पारितंत्र है, झील, वन और तालाब प्राकृतिक है। पैराबैंगनी विकिरणों से अत्यधिक संपर्क में आने से क्या होता है? यकृत की सूजन, फेफड़ों को नुकसान, त्वचा कैंसर, पीलिया। तो प्यारे बच्चों, पैराबैंगनी विकिरणों के संपर्क में आने पर कैंसर हो सकता है, त्वचा कैंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, ओजोन की परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है। तो इसका क्या आएगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर आएगा पैराबैंगनी। क्या आएगा? पैराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करती है। आगे पारितंत्र की परिभाषा लिखिए। प्यारे बच्चों, पारितंत्र प्रकृति का खंड है जिसमें जैव तथा अजैव घटक के बीच आदान प्रदान होता है। तो जैव और अजैव घटक मिलकर, जैव व अजैव घटक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का। तो दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 3, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा?
वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, जैसे घास फूस इत्यादि। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक वगैरह। किन्हीं चार जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ के उदाहरण दो। तो कागज, चारा, सब्जी, फलों के छिलके, कपड़ा इत्यादि उदाहरण दे सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6, जल जीवशाला किस प्रकार का पारितंत्र है? तो प्यारे बच्चों ये कृत्रिम पारितंत्र है। किस प्रकार का पारितंत्र है? कृत्रिम। आगे है प्रश्न नंबर 7, पारितंत्र के अजैव कारकों के उदाहरण दें। तो प्यारे बच्चों अजैव कारक कौन से हो जाएंगे? आप लिख सकते हैं ताप, वर्षा, वायु, खनिज, मिट्टी, ये सारे अजैव कारक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण दीजिए। तो वन, तालाब, झील आप लिख सकते हैं। वन, तालाब और झील प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे है प्यारे बच्चों उत्पादक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? उत्पादक की परिभाषा, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। यानी जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, जैसे हरे पौधे उत्पादक होते हैं। ठीक है, कोई दो उदाहरण दीजिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता रखते हैं। तो हरे पौधे और नील हरित शैवाल आ जाएगा। इसका उत्तर क्या होएगा? हरे पौधे भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और नील हरित शैवाल क्या हो जाएगा? नील हरित शैवाल इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सूक्ष्म जीव अपमार्जक क्यों कहलाते हैं? तो प्यारे बच्चों इसको मैं बोलकर बता देता हूँ, सिर्फ लिख नहीं रहा यहाँ पर। सूक्ष्म जीव अपमार्जक क्यों कहलाते हैं? तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी में चले जाते हैं और पुनः पौधों के द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं, इसलिए इसे सूक्ष्म जीवों को अपमार्जक कहा जाता है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 12, पारितंत्र के जैव और अजैव कारकों के उदाहरण दीजिए। जो जीवित है वो जैव है, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, और जो अजैव हैं वो जीवित नहीं है, जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मिट्टी इत्यादि हो गए। इसके बाद में क्या है प्रश्न नंबर 13, किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कितनी दिशाओं में होता है? सिर्फ एक दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, उस गैस का नाम बताइए जो जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। तो प्यारे बच्चों उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नहीं सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ CO। क्या होती है? CO। इस गैस की क्या हानि है? अगर प्यारे बच्चों अगर हम मान लो बंद कमरे में हैं, अंगीठी जलाकर सो रहे हैं, तो कोयले के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है और वो सांस के द्वारा हमारे शरीर में चली जाती है। वो हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ जुड़कर एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जहरीला पदार्थ बनाती है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं, जैव समुदाय तथा अजैव समुदाय के बीच संबंध का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। जैव और अजैव के बीच जो संबंध होते हैं उसको बोला जाता है पारिस्थितिक तंत्र। यह त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी है। तो पैराबैंगनी विकिरण जो है वो किसके लिए उत्तरदायी है? ये त्वचा कैंसर के लिए, त्वचा कैंसर के लिए। ठीक है, आगे है, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके खालिस्तान में बदल देते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें आएगा रासायनिक ऊर्जा। क्या आएगा? रासायनिक। तो लिख लोगे आगे, त्वचा कैंसर करने वाली पैराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकती है? तो इसका रासायनिक आएगा पहले का। क्या आएगा? रासायनिक। और इसमें ओजोन परत आएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन खालिस्तान के अक्षय के कारण बनते हैं, तो ओजोन के कारण। अजैव निम्न इसमें प्लास्टिक खालिस्तान पदार्थ है, तो इसमें आ जाएगा अजैव निम्नीकरणीय। आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? तो इसमें आ जाएगा खाद्य जाल। क्या कहते हैं? खाद्य जाल। और इसमें आ जाएगा अजैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।